केसरिया पधारो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पधारो हमारे देश के फ्रेश एपिसोड के साथ। मैं आया हूँ साहिवाल। जिस जगह मैं बैठा हूँ इसे यादगार चौक बोलते हैं और साहिवाल की डिटेल तो मैं आपको बताऊँगा, मगर एक ऐसी सरजमीन है पाकिस्तान में, एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन के भी आसार मिलते हैं हड़प्पा की सूरत में। और ये जो चौक है इसमें जो ये आप मेरे पीछे एक यादगार बनी देख रहे हैं, तो इसके अंदर भी वो जो हड़प्पन लैंग्वेज थी वो लिखी गई है, जो इंडस सिविलाइजेशन की लैंग्वेज थी, जो आज तक डिसाइफर नहीं हो सकी है। पंजाब के 9 डिवीजन्स हैं, उनमें से एक डिवीजन साहिवाल भी है जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसमें से एक साहिवाल है, पाकपतन और ओकाड़ा। तो आज तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं साहिवाल को। जब साहिवाल की बात आती है तो साहिवाल की पहचान तो कई हवालों से है। ज़रखेज़ी तो इस इलाके की बेनज़ीर है, और अगर आप ज़रखेज़ी की बात करते हैं तो यहाँ जो मशहूर फसलें काश की जाती है, कपास है, टोबैको है, गंदम है। और यहाँ का टोबैको और गंदम के अलावा अगर हम ओकाड़ा की बात करते हैं, इस जगह की बात करते हैं, तो आलू भी यहाँ का बहुत मशहूर है। साहिवाल की जो गाय है वो बहुत मशहूर है। फिर नीली भैंस भी यहाँ की बहुत मशहूर है। हमारे एक दोस्त हैं, वो हमें बता रहे थे कि हम आपको लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ के कैटल फार्म में भी गाय भैंस भी और यहाँ की ज़रखेज़ी भी, और हम आपको हड़प्पा भी लेकर जाएंगे। तो हम यहाँ से निकलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं पंजाब के इस खूबसूरत डिवीज़न को, इस शहर साहिवाल को। तो निकलते हैं, चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। शहर गज़ल में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो इतने खूबसूरत लहजे के मालिक हैं, इनका नाम है अल्ताफ़ सोमरो, और इन्हें कहा जाता है साहिवाल डिवीज़न का विकीपीडिया। और जबकि मेरा ये ख्याल है ये पूरे पाकिस्तान के विकीपीडिया हैं। और आज इनका साथ रहेगा हमारे साथ, और इनके नॉलेज से हम भी इस्तिफादा लेंगे इंशाल्लाह। कहा जाता था कि मछली का निशान जो है ये रॉयल्टी को शो करता था। अच्छा। ये ज़्यादातर ये कहा जाता है कि जहाँ जहाँ पे ये निशान था, और मछलियाँ भी मुख्तलिफ़ किस्म की थी। ऊपर भी आपको वो देखें, एक वो फिश साइन बना हुआ है, तो ये डिफरेंट साइन थे। एक ये बैल है, बैल बना हुआ। उस वक्त यहाँ पे पुराने वक्तों में एक बड़े सींगों वाले बैल होते थे, उसे भी साहिवाल नस्ल का पुराना बैल कहा जाता था। वो कम होते जा रहे हैं। पहले उसके बड़े बड़े सींग होते थे, बड़े डील डोल वाले बैल होते थे। तो इसका मतलब है कि वो पुराना इस इलाके का जानवर मौजूद था, जिसके साइंस हमें इस लैंग्वेज के अंदर नज़र आते हैं। ये व्हील है, तरशोल हैं ऊपर बने हुए, जो खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होते थे। आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि हड़प्पा के अंदर जितनी भी खुदाई हुई है उसमें एक भी हथियार नहीं निकला, कोई तीर तलवार कुछ भी नहीं निकला। हाँ, उसमें मंडी निकली है, उसमें स्टोर निकले हैं जहाँ पे वो अपनी अजनास को ज़ख़ीरा करते थे। तो जो हिस्टोरियन हैं वो ये बताते हैं कि चूँकि ये लोग बहुत ज़्यादा रिच थे, ट्रेडर्स थे, तो जो ताजिर होता है, जो कारोबारी बंदा होता है, जो खाता पीता होता है, उसको लड़ाई सूट ही नहीं करती। तो यहाँ से कोई हथियार फ़िलहाल तक नहीं निकला। वैसे भी इसे इल्म व अदब का शहर कहते हैं, शहर गज़ल कहते हैं साहिवाल को। यहाँ पे मजीद अमजद साहब रहे हैं, तारिक अजीज़ साहब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में पढ़ते रहे। मुजीबुर रहमान शामी, मुनीर नियाज़ी, इसके अलावा कई एक अदब के नाम हैं। और जो आपने कहा कि यहाँ रेवलरी नहीं देखी ना, लोगों के आपस में बहुत दुश्मनियाँ और इस तरह नहीं है, वो दरअसल उस लेगेसी को कैरी कर रहे हैं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की लेगेसी थी, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ ताउन करते थे, ट्रेड करते थे। और चूँकि ये मोस्ट फर्टाइल लैंड्स थी, दरिया थे, 3 दरियाओं का इलाका था। रावी के बिल्कुल साथ था पुराना हड़प्पा शहर, उससे आगे दरिया ब्यास था जो अब सिंध तास मुआहदे की वजह से बंद हो चुका है, उससे आगे सतलुज था जिसे नीली का दरिया कहते हैं। इतना साफ पानी था। आप सारी बातें यहीं करेंगे? नहीं, हम आगे चल के करेंगे। बिठाएंगे भी कि नहीं? आपकी मेहमान नवाजी का भी तो लुत्फ उठाए ना। चलें, चलते हैं। चलें।
शुएब इकबाल सैयद साहब, आप कमिश्नर हैं साहिवाल के, और हम जब आपके पास आने से पहले ये जिक्र हमारा हो रहा था कि शहर कुशादा है, साफ़ सुथरा है और बड़ी प्लेजेंट हमें फीलिंग हो रही थी। तो पहले हम सोच रहे थे शायद वेदर ऐसा है कि हम बड़ा प्लेजेंट फील कर रहे हैं, मगर हमें एहसास हुआ कि शहर का वाकई जो इंतज़ामी अमूर है बड़े खूबसूरत हाथों में है, इसलिए हमें सब कुछ बहुत प्यारा प्यारा लग रहा है। तो इंतज़ामी अमूर तो आपके पास हैं ही हैं, मगर आपका ख़ुद कैसा साहिवाल पे एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, साहिवाल जो है मेरा ख्याल प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट जो है ना जो पुराना शहर है, जो प्लान्ड, जो बसाया गया, एक प्लानिंग के तहत बसाया गया। ये 1860s में, लेट 50s में इसका काम शुरू हुआ और बिल्कुल प्लानिंग के तहत ये शुरू हुआ है। रिलेटिवली कामर क्वार्टर हमारा डिवीज़न है, बड़ा कम्पैक्ट है। हर चीज़ आपको ना विद इन अप्रोच लगती है। अगर आप आरिफ वाला में बैठे हैं तो आपको लगता है कि साहिवाल मेरी अप्रोच में है, मैं ऐसे पहुंच जाऊंगा। लोग भी उसी तरह से ऑर्गेनिक है, उनकी सोच में अभी भी वही वुसअत ज़र्फ़ है, उनकी सोच में अभी भी वही रख रखाव है जो कि किसी पुराने दौर में हमारे पंजाब की जो खुसूसियत हुआ करती थी। साहिवाल सिटी के लिए 71 किलोमीटर लॉन्ग सीवरेज जो है ना पाइपलाइंस बिछी हैं, 71 किलोमीटर। वी हैव आवर ओन इंडिपेंडेंट recycling plant and we are also developing waste water treatment plant. We are the biggest producer of potato in Pakistan. हम पूरे पंजाब का अराउंड 80% और पूरे पाकिस्तान का more than 60% potato is grown in साहिवाल डिवीज़न। सो इसी तरह हम मेज़ में, हम राइस में भी बहुत आगे हैं। भाई, मैं जहाँ किसी शहर में भी जाता हूँ तो जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा फैंसी करती है वहाँ के रेलवे स्टेशन। यहाँ के रेलवे स्टेशन की कोई ख़ास बात बताएं। यहाँ के रेलवे स्टेशन की ख़ास बात तो ये है कि रेलवे स्टेशन के हवाले से आपने कहा कि वो फैंटेसाइज करता है। कई लोगों को रेलवे स्टेशन मिलवाता है और कई लोग यहाँ बिछड़ते हैं, बिछड़ती हैं आंखें बिछड़ने वालों की। तो साहिवाल की खासियत रेलवे स्टेशन की ये है कि ये पाकिस्तान का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म साहिवाल रेलवे स्टेशन का अच्छा, है। अच्छा। हाँ, बड़े रेलवे स्टेशन होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, लेकिन साहिवाल का जो प्लेटफॉर्म है इस पर एक ही वक्त में 2 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। ये इतना लंबा यहाँ का प्लेटफॉर्म है। और बाकी अगर हम देखें शहर की तकसीम और तरतीब के हवाले से, तो जीटी रोड के बाद ये आता है रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से आगे नहर है लोअर बारी द्वार, बिल्कुल हमारे सामने जिसका पुल नज़र आ रहा है, और इसके आगे फिर शहर शुरू होता है बाकायदा तौर पर, यानी रेलवे स्टेशन जो है वो शहर से बिल्कुल बाहर है। अच्छा भैया, मुझे लेकर आ गए हैं आर्ट्स काउंसिल जी। तो आर्ट्स काउंसिल में लाने की कोई ख़ास वजह? साहिवाल आर्ट्स काउंसिल लाने की ख़ास वजह आपके सामने है। किसी वक्त साहिवाल आर्ट्स काउंसिल का जो हॉल है, जिसे जिना हॉल कहा जाता है, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े जो हॉल थे उनमें वन ऑफ देम था, चंद एक थे जिनमें एक ये भी था। और यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन को महफूज करके आने वाली नस्लों को ये हेरिटेज जो है वो पहुँचा रहे हैं, ये मैसेज पहुँचा रहे हैं कि यहाँ पे पुराने वक्तों में किस तरह लोग रहा करते थे। अच्छा, अगर थोड़ा सा आगे चलें तो वो सामने मजीद अमजद साहब की एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर हाथ से बनी हुई आप देख रहे हैं, और आप खुद पढ़ें उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, शहर गज़ल। शहर गज़ल। और ये वो जो अच्छा अच्छा यादगार है, ये साहिवाल उसी की का। निशानी। शहर गज़ल साहिवाल का नाम है। शहर गज़ल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अदब, शेर व शायरी और तसनीफ़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परवान चढ़ा अदब। और अगर उस तरफ देखें तो ये साहिवाल के तमाम वो लोकल राइटर्स हैं जिनका ताल्लुक़ इस सरज़मीन से था, उनकी तसनीफ़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। नक़ूश साहिवाल है, आँख भर कैनवस है, बयाज़ नज़र है, और सुलगते आंसू है। इसके अलावा बहुत सारी इज़्ज़त अज़ीज़ साहब की किताब यहाँ पे मुझे नज़र आ रही थी, यकता उनकी किताब है। ये तमाम लोग जो हैं वो साहिवाल के अंदर रहे और यहीं पे अदब को उन्होंने तसनीफ़ किया। अली हसन शिराज़ी साहब मेरे दोस्त हैं, तो उनकी परस्तिश यहाँ पर मौजूद है।
पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स साहिवाल हमारा आने का इत्तेफाक यूँ हुआ कि अल्ताफ़ भाई से मैंने पूछा यहाँ पर फ़न और फ़नकार और जो आर्टिज़ियंस हैं उसकी तरवीज के लिए भी कुछ काम हो रहा है कि नहीं। तो उन्होंने कहा हमून भाई आएँ, हम आपको लेके चलते हैं डॉक्टर रियाज हमदानी साहब के पास और उनसे जाकर बात करते हैं। फिर आपको मालूम होगा कि साहिवाल का क्या किरदार रहा है इस हवाले से और क्या काविशें वहाँ पर की जा रही हैं। तो क्यों ना फिर हम डॉक्टर साहब से बात करें इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, करम अल्लाह का। यहाँ पर बड़े बड़े जो आपके लेजेंड्स हैं अदब और फ़न के हवाले से, ये उनकी ज़मीन है साहिवाल। बिल्कुल। तो इस लेगेसी को भी कैरी करना पड़ रहा होता है। तो आप इस सिलसिले में क्या काविशें कर रहे हैं, उस सिलसिले में कुछ बताएं। अच्छा, शहर मजीद अमजद में आर्ट्स काउंसिल 2014 में बनी और उसके बाद हमने इसको रेनोवेट किया, हाल को या आर्ट्स काउंसिल को दिया गया। तो इसमें इतनी ज़्यादा तकरीबात जो हैं वो मुनक़िद हुई आर्ट्स काउंसिल में कि पंजाब भर में शोर है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी मुख्तलिफ जो सकाफ़ती तकरीबात है उसमें रंगारंगी रखी। मिसाल के तौर पे अदबी एतबार से बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस जो हैं उनका इनेकाद किया, हमने मजीद अमजद अदबी अवार्ड का इजरा किया। इसके अलावा मुशायरा और ये दीगर जो तकरीबात है वो तो होती रहती हैं। फिर नस्ल नौ को मुतवज्जो किया आर्ट्स काउंसिल की तरफ। फेस्टिवल जो मुख्तलिफ होते रहे, ड्रामा फेस्टिवल, उसमें फिर बहुत सारी वर्कशॉप्स जो हैं उनका इनेकाद किया गया ताकि बच्चे जो हैं वो फ़नून लतीफ़ा जो है उसके हवाले से अपनी वो जौहर जो है वो दिखा सकें, सीख सकें। इसी तरह एक और जो बहुत बड़ी काविश हड़प्पा फेस्टिवल यहाँ आर्ट्स काउंसिल में मुनक़िद हुआ। और मैं समझता हूँ कि आर्ट्स काउंसिल किसी भी माशरे का सकाफ़ती चेहरा होता है। तो ये जो डाइवर्सिटी है इस खित्ते में, सकाफ़ती कल्चरल डाइवर्सिटी, वो भी इस खित्ते को मज़ीद मोतबर बनाती है। और फिर बाबा फ़रीद की जो अजीम फ़िक्र है रवादारी और सांझ वाली, उसको आगे फ़रोग़ देने में हमने आर्ट को बुनियाद बनाकर नई नस्ल में और इस माशरे में रवादारी को कायम करने की कोशिश की। पधारो पधारो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा मंशा के पास बैठे हैं जी, 94 पिंड साहिवाल 6R। नाम तो आपको बड़ा फैंसी लग रहा होगा। और यहाँ मेरे पीछे एक ऊँट देख रहे हैं और एक दूसरा ऊँट भी यहाँ पे है और बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क हो रहा है। ये जो आर्टिस्ट हैं, ये ऊँट भी इनके अपने हैं, आर्टिस्ट भी इनके अपने हैं और इन खूबसूरत ऊँटों को तैयार किया जाता है जो बड़ा दिल रखते हैं उनके लिए कुर्बानी की ईद पे जो लोग ख़रीदते हैं। और जो ये मोल लगाते हैं इसकी कीमत शुरू होती है 50 लाख से। जी हाँ, 5 मिलियन रुपी। आपको बताते चले ये जो ऊँट है इनकी हाइट 8 फुट से भी ज़्यादा है। आप भी देखें कि हमारे मुल्क में कितने खूबसूरत आर्टिस्ट हैं जो आपको यूँ सहराए चलते फिरते भी नज़र आएंगे मुख्तलिफ देहातों में और मुख्तलिफ जगहों पे, और वो कितने प्यार से ये काम कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं ये ऊँट डिटेल में और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और फर्दर एक्सप्लोर करते हैं साहिवाल को। चाचा मेहरबानी मेहरबानी। किसी पर आओ, प्लीज हो यार। सोमरो भाई, ये 1926 में आरजी बिल्डिंग बनाई गई थी और फिर 1927 में इस बिल्डिंग
म्यूजियम का क्याम आया। जी, पहले ये साइड आपको दिखाते हैं, ये मोहरें हैं, सील्स हैं उस वक्त, और ये जैसे ट्रेडर्स या कंपनीज होती जी, हैं जी। उनकी अलग अलग होती थी, ये उसी तरह की मोहरें हैं और आज भी ये प्रिजर्व हैं। ये जब यहाँ से माल जाता था, ज़्यादातर इजनास यहाँ से जाया करती थी क्योंकि ये बहुत रिच था, एग्रीकल्चरल बहुत रिच एरिया था, तो यहाँ से जो अजनास जाती थी या माल जाता था उनके ऊपर ये स्टैम्प करके देखिए ना स्टैम्प्स के ऊपर ये जो तस्वीरें ने बनाई हुई हैं, जी, यूनिकॉर्न और कौन है, अच्छा इवन बैल कैलिफेंट भी है, है, बैल भी एक है। हाथी की तस्वीर है। अगर हम इंडो पाक की बात करें सब कॉन्टिनेंट की, तो ये तो कल की बात है कि जंगल यहाँ से काटे गए, दरियाओं के किनारे बेले होते थे, जंगलात होते थे, हर तरह का जानवर यहाँ पे पाया जाता था। ये सीप, ये घोंगे, उनकी चीज़ें बनी हुई। अगर आप गांव विज़िट करें तो इस तरह की छोटी छोटी कुजियाँ, छोटे छोटे बर्तन आज भी गांव के अंदर मुस्तामिल हैं। मतलब इनमें और आजकल के बर्तनों में कोई ख़ास फ़र्क उस तरह से नज़र नहीं आता। पर ये लोग ज़्यादा सिविलाइज थे। हाँ, क्योंकि इब्तिदा यहाँ से हुई थी। कयास ये किया जाता है कि ये बुत परस्त थे और मुख्तलिफ चीज़ों के बुत बनाकर उनको हाँ, पूजते ये रहते अब खिलौने बच्चों के जैसे, थे। जी, ये भी बच्चों के खिलौने ये बने भी हुए हैं। गेंद है, बच्चों के खिलौने हैं और बाट हैं, छोटी चीज़ें जैसे कीमती धातें हैं उनको मेजर करने के लिए छोटे छोटे बाट होते अच्छा, अब ये कब्र में से ये बर्तन मिलते हैं। ये हैं साथ। तस्वीर में देखें कि मुर्दे के साथ कुछ बर्तन दफन किए जाते थे एजाजी तौर पर। जो जितना अमीर होता था उसके साथ उतने अच्छे और ज़्यादा बर्तन दफन किए जाते। वो जैसे आप मिस्र की बात करते हैं तो एक ख्याल ये भी होता था कि वहाँ पर भी इनको ये चीज़ें दरकार होंगी, उनके साथ दफन कर दी जाती थी उनके स्टेटस बिल्कुल के ऐसे। मुताबिक। और पुराने वक्तों में मिट्टी के बर्तनों में जो नौमौलूद बच्चे होते थे, जो प्री मेच्योर बर्थ होती थी और मर जाते थे, उनको मिट्टी के बर्तनों में डालकर दफन किया जाता था। अच्छा, अब ये स्टोन एज की चीज़ें हैं, वाह। पत्थर के औजार, सुइयाँ पत्थर की उस वक्त। और देखें ना, हाँ, ये इससे शिकार करने के लिए भी इस्तेमाल करते जी हैं। बिल्कुल। इसको उन्होंने शार्प एज बनाया हुआ था। और ये देखें, ये जो गोल पत्थर है, गोलाई इसकी अंदाजा ये करें। स्लिंग शॉट एक होती है, उसमें भी बिल्कुल यूज़ होते थे और बाट के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। और ये इसी के हम पोट्री देखते चले आ रहे हैं, पीछे भी हमने देखा है। अब यहाँ पे ये इंटरेस्टिंगली ये जिसके ऊपर इन्होंने तस्वीर बनाई हुई है, हाँ, ये कोड डिजी से लाया गया है जी। ये कहते हैं कि वहाँ की खुदाई के दौरान भी इसी तरह की चीज़ें मिली हैं। यानी कोड डीजी की जो खुदाई में चीज़ें मिली हैं, नवादरात और आर्टिफैक्ट्स, वो हम असर हैं इस तहजीब के। कुछ शार्प ब्लेड्स, पत्थर के ब्लेड्स बने हुए। ये जो प्रीस्ट की आप बात कर रहे थे, हाँ। ठीक है जी। अब इसको कुछ कहते हैं कि रूलर था, जो हुक्मरान था, कुछ उसको एक ग्रेट प्रीस्ट के नाम भी देते हैं। चूँकि यहाँ पे जो लिखाई है इंडस सिविलाइजेशन की, वो डिसाइफर नहीं हुई अभी तक, तो अभी तक इसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन ये कहा जाता है कि ये जिसका भी मुजस्मा है वो एक मौजिज़ शख्सियत थी उस वक्त की। अच्छा, तो ये एक स्केलेटन है। हाँ, ये है ढांचा। किसी वक्त ये उमंगों से भरपूर, आरज़ुओं और ख्वाबों से भरपूर ये एक जीता जागता इंसान था और हज़ारों सालों बाद हमारी इससे मुलाकात हड्डियों की सूरत में हो रही है। देखें, यकीनी तौर पे दांत जो हैं, देखें कितने खूबसूरत शेप में। हाँ, सिविलाइज थे, इसका मतलब है कि पर्सनल हाइजीन का भी बड़ा ख्याल ये रखा ख्याल गया। रखते थे और देखें एक तरतीब से उस वक्त भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता और होगा। किस तरह जिसमें दफन भी किया गया है, हर चीज़ जो अपनी जगह पे है। और तकरीबन लग ही रहा है कि इसकी जो हाइट है तकरीबन कोई 5 फुट 8 इंच हाइट होगी। हाँ, 5.5 फुट से थोड़ा ज़्यादा रही होगी। बाकी ये इसी तरीके से बर्तन पड़े हुए हैं। ये स्टोरेज के लिए उस वक्त बर्तन इस्तेमाल हुआ अच्छा, करते इस थे। स्टोरेज वाले बर्तन के ऊपर भी कितना काम हुआ हुआ है। बिल्कुल। ये उस वक्त मोर भी इस इलाके में हुआ करते थे, मोर बने हुए हैं इसके ऊपर, और हज़ारों साल गुजरने के बाद भी वो ऊपर से मिटे नहीं हैं नकूश। अच्छा जी, ये आ गया फीमेल ढांचा। हाँ, अब फीमेल ढांचा इस तरह से है कि देखें यहाँ पे बर्तनों की तादाद कितनी है। अच्छा देखें, वो जो चेहरा है वो देखें, दांत देखें और यहाँ पर भी दांत देखें, ठीक है। तो आपको इस पर्सनल हाइजीन का और ये भी नज़र आ रहा है कि सेहतमंद मजबूत है। और दूसरा ये जो है ना, इनके हाथ में ये देखें, ये कि 1 2 3 आपको चूड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। ये हाथी दांत की। वाह, सारी बात है कितनी गहराई से आप मुशाहिदा करते हैं। और फिर आपने कहा ये बर्तन भी इन्हीं से रिलेटेड ये थे। बर्तन उस यकीनन वक्त- इनकी कब्र से हाँ, शायद बरामद ये हुए हों। इनके कब्र से जहाँ पे दफनाए हुए थे उनके साथ ही निकले हैं इसी तरह से। चूँकि ये हज़ारों साल पहले की बात है और एक कयास तो ये किया जाता है कि शायद यहाँ कोई सैलाब आया था जिसकी वजह से
यहाँ आबादी ख़त्म हो गई और ये सारा तहयाब आ गया। दूसरा ये है कि कोई बैरूनी हमलावर यहाँ पे आए थे, तो उसके नतीजे में यहाँ पे सारे लोग मारे गए और ये इलाका जो है वो गैर आबाद हो गया और ये शहर, ये पूरी सिविलाइजेशन जो एक मौजूद थी वो मिट्टी के तले दबती चली गई। लेकिन ये अभी तक ताहाल क़यास आराइयाँ हैं, इसके बारे में कोई मुस्तनिद मालूमात नहीं मिल सकी। पधारो मारे देश। पधारो मारे देश। चलो भाई, फिर हम आपके साथ आप पहुँचे हड़प्पा। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के हवाले से बात की जाती है तो हड़प्पा की तो एक अपनी मुल्क पहचान थी। आप ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड एक था, बिल्कुल और आपस में इनका बिजनेस ट्रेड होता था। मोइंजोदारो और हड़प्पा का, जी जी, ये एक ही एज थी और इनकी आपस में उस वक्त कहा जाता है कि कंपटीशन था इकोनॉमी के अंदर। इनकी राइवलरी नहीं थी, दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उस वक्त इकोनॉमी में इनका बहुत ज़्यादा कंपटीशन हमेशा रहा करता था। यहाँ पे रुकवाते हैं कार्ड को और आपको दिखाते हैं वो हमाम, वो जगह जहाँ पे नहाने का इंतज़ाम हुआ करता था। ये आप पहुँचे। तो आप समर भाई, तारीख़ बहुत सी तहजीबों से भरी पड़ी हुई है और कुछ तहजीबें हैं जो हम माजी करीब में देखते हैं, मगर कुछ ऐसी तहजीबें हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन उठाया जाता है कि इंसान सबसे पहले सिविलाइज कब हुआ है। आप जब यहाँ आते हैं आप कैसा महसूस करते हैं, और क्या इंसान इन चीज़ों से कुछ सीखता भी है, कुछ महसूस भी करता है सिविलाइज होने की तरफ? मैं इस पे दो बातें करूँगा। एक जो पुराने शास्त्र या वेद हैं या तारीख़ है उस हवाले से, और एक जो फोक विजडम होता है उस हवाले से। फोक विजडम वो है जो यहाँ के नेटिव मकामी लोगों के सीना बसीना कहानियाँ और मालूमात चलती रहीं और हम तक पहुँची, और दूसरा वो है जो तारीख़ दानों ने बहुत सारे हक़ाइक़ और मंतकी दलाइल से तारीख़ को मुरतब किया। पहले जो आपने कहा कि यहाँ एक टीला होता था, तो लोगों को यहाँ बिल्कुल मालूम नहीं था कि क्या हुआ। एक आम फहम बात ये अख़ज़ कर ली गई और मान ली गई इज्तिमाई तौर पर कि यहाँ पे कोई शहर आबाद था जो गर्क हो गया। अब बाहसियत मजमूई ये कहा जाता था कि यहाँ पे कोई अजाब नाजिल हुआ है और ये शहर गर्क हो गया है। बात करें अगर हड़प्पा के हवाले से, जहाँ पे आज हम मौजूद हैं, जिस टीले पे आज हम मौजूद हैं, तो ये इत्तेफाकन एक्सप्लोर हुआ था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब कंटिनेंट के अंदर अपना राज और अपना तसल्लुत कायम किया, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ज़राए आमदोरफ्त के लिए, नक़्ल व हमल के लिए उनको ट्रेन बिछाना पड़ी, ट्रेन की पटड़ी। ट्रेन की पटड़ी जब इस इलाके से गुज़रना शुरू हुई, तो जब यहाँ के इंजीनियर्स ने देखा खुदाई के दौरान कि नीचे से पुराने खंडरात निकलना शुरू हो गए, उनको कुछ नवादरात मिले, कुछ पुराने ढांचे मिले जो बड़ी तरतीब के साथ वहाँ पे दफन किए होते। एक ढांचा होता है कि जो हालात की वजह से या किसी वजह से कहीं दफन हो गया, आड़ा टेढ़ा था, नहीं, वो बाकायदा तौर पर दफनाए गए थे और उनके साथ कुछ बर्तन और उनके पास जो चीज़ें थी मिट्टी की और उस वक्त की वो मिली, यानी एक तरतीब थी, उनके अंदर एक सिमेट्री थी। ये गालिबन बात है 1900 के बाद की, 1921, 1920 और 1922 के सालों की ये बात है। तो उस वक्त जो दयाराम और माधु स्वरूप हैं, ये उस वक्त इंडियन रेलवे में काम करते थे, ब्रिटिश रूल के अंडर ये काम करते थे, तो उन्होंने इसको एक्सप्लोर किया। फिर बाद में इसकी खुदाई होती रही। अभी भी इसका बहुत बड़ा एरिया अनएक्सप्लोर्ड पड़ा हुआ है। तकरीबन 20 से 25% इसका इलाका जो एक्सप्लोर हुआ वो उस वक्त ही हुआ था, उसके बाद इस पर मज़ीद काम हो नहीं सका। उसमें ये देखा गया है कि इन लोगों ने अपनी अलग अलग चीज़ें एलेबोरेट की हुई थी, इनकी तरतीब अलग अलग थी, ये बहुत कंजेस्टेड नहीं थे। इन्होंने अपनी मंडी अलग बनाई हुई थी, इनके खाने पीने के अलग जगह थी, मौजूद थी, इनके नहाने की इवन के जगह जो है वो
अलग मौजूद थे। जैसे आजकल हम स्विमिंग पूल्स या हम वो बनाते हैं, जैसे washroom क्लब्स से, होते हैं क्लब्स आपके। हैं। जी जी। तो अभी ये जो सामने टीला है हमारे, यहाँ पे एक कुआं था, कुएं से पानी निकालना इनको आता था और साथ बाकायदा तौर पर हमाम बने हुए थे नहाने के लिए, चबूतरे बने हुए थे और वो नहाते थे। अब आप मुझसे बात कर रहे थे कि कुछ वेद हैं और उस वेद के मुनासबत से भी इसका हरिओपा के नाम से जिक्र है। हाँ, पुराने जो वेद हैं, जैसे ऋग्वेद है, जी जी। उसके अंदर हरियोपिया इसका नाम कहा गया, लिखा गया है। यानी पुराने वक्तों में जितनी तारीख़ की किताबें हमें मिलती हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं इसका जिक्र है। चूँकि ये एक रिच सिविलाइजेशन थी और उस वक्त इकॉनमी जो थी वो रिसोर्सेज की थी। हमेशा पावरफुल वो समझा जाता था जो रिच ऑफ रिसोर्सेज होता था। और 3000 क़ब्ल मसीह के बाद भी आज के दौर में भी इंडो पाक का ये जो एरिया है, इसे वर्ल्ड फूड बकेट कहा जाता है।